तो जो टेस्ट डाला गया था, जो ओपन सभी के लिए था, तो पहले उसको डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि आंसर लिखने कैसे हैं। और आंसर लिखने से पहले आता है कि कितना तरह का मेंस में सवाल बनता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख लो किस तरह के टाइप के कितने टाइप के सवाल होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो टेम्पोरल आता है। टेम्पोरल में जनरली यही रहता है कि दो पीरियड या डिफरेंट टाइमलाइंस को बोलता है कि कंपेयर करिए। जैसे कि इंडियन सोसाइटी का ही बात कर लो तुम, है ना। हिस्ट्री का बात कर लो, इंडियन सोसाइटी की बात कर लो। इंडियन सोसाइटी के बाद जैसे कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आए, जैसे कैसे इंडियन सोसाइटी जो है पहले जॉइंट फैमिली को फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद अब जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गया। तो ये बेसिकली तुम्हारा टेम्पोरल जो है वो इशू इसमें दिखता है। दूसरा तुम्हारा मल्टी लेवल एनालिसिस पूछता है। जैसे मान लो जनरली जीएस 2 में जनरल इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है, ग्रुप लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे आर्टिकल 352 अगर लगता है तो उसका इम्पैक्ट कॉमन सिटीजन पे क्या पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ना। तो तीसरा तो जो सवाल आता है जो डेफिनेशन बेस्ड आता है, एक तरह से इसको मतलब लॉलीपॉप मान लो, ये डायरेक्ट बेस्ड आता है सवाल। इसमें भी जैसे टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है लॉलीपॉप टाइप से दिए हुए हैं, जैसे जीएस 3 जीएस 4 में इस तरह का सवाल आता है। एक और जो होता है, जो क्वेश्चन बनता है, जो कि होता है तुम्हारा करंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे। ऐसा करीब करीब तुमको 500 टॉपिक तैयार करना है, जिसके मतलब 200 वर्ड करीब करीब हर टॉपिक पे तुम्हारे पास तैयार रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि एक डिसेंट कंटेंट तुम्हारे पास रहेगा, जिससे तुम अपना आंसर लिख पाओगे। जैसे पास्ट 2 ईयर्स का जो न्यूज चल रहा है उस हिसाब से करना है तुमको। इसमें जनरली तुमको स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्वॉट एनालिसिस होता है तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या होता है। जैसे मान लो अभी रिसेंटली अपने 2025 के जो करंट अफेयर का बैच था उसमें ये वाला इशू है, तो वही उठा लिया वहां से। कॉटन टेक्सटाइल में जैसे अभी क्राइसिस चल रहा है ना, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है अपने पास। अपने पास स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया के पास पूरा डेक्कन में क्या है, ब्लैक सॉइल फैला हुआ है, जो कि कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल माना जाता है। मल्टी मैनचेस्टर्स मतलब कि इंडिया में हर सेंटर पे ना कोई मैनचेस्टर तुमको मिल जाएगा। मैनचेस्टर मतलब होता है कि जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ना मैनचेस्टर में, तो वो जनरली कॉटन से ही शुरू हुआ था। तो जैसे अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर बोलते हैं, मुंबई को भी तुम्हारा कॉटन मिल का कहलाता है। उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो कानपुर को भी वहां का मैनचेस्टर बोला जाता है ना। तो इस तरह से मल्टी मैनचेस्टर का एक तरह से पॉकेट्स बना हुआ है इंडिया में। दूसरा इंडिया में क्या है, चीप लेबर है। और एक तरह से यहाँ पर जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन एक तरह से हो गया बायो टेक्नोलॉजिकल एक इंटरवेंशन है, जिसमें तुम्हारा कॉटन के जो प्रोडक्शन है ना उसके बेल्स को हम लोग बढ़ा देते हैं। कॉटन के जो है बेल्स में नापा जाता है, ठीक है, BALES बेल्स में नापा जाता है। तो सक्सेस ऑफ बीटी कॉटन यहाँ पर रहा है। वीकनेस क्या है, लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा है। एमएसपी का भी एक इशू चल रहा है। जो ये देखोगे कॉटन में एमएसपी मिलता है, लेकिन दो टाइप का एमएसपी मिलता है। एक मिलता है मीडियम स्टेपल और दूसरा होता है तुम्हारा लॉन्ग स्टेपल। दोनों में अंतर क्या है कि मीडियम स्टेपल में करीब करीब 7100 पर क्विंटल के आसपास मिलता है, और वो तुम्हारा 7500 पर क्विंटल का मिलता है। लेकिन बकायदा कहाँ पर कैसे डिफरेंशिएट करना है ना, उस पर अभी भी कंफ्यूजन रहता है। तो एक एमएसपी वाला इशू अभी भी वहां पर बना हुआ है। एमएसपी मतलब प्राइस से रिलेटेड इशू नहीं है, उनके कैटेगराइजेशन से रिलेटेड इशू है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा बनता है कि फार्म स्ट्रेस अभी तुम्हारा पड़ा हुआ है कहाँ पर, जहां पर भी मतलब कॉटन उगता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ से वो से अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो देखो बहुत सारे एफटीए हम लोग साइन कर रहे हैं। जैसे यूरोप के साथ हम लोग साइन कर रहे हैं, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन हो चुका है। तो काइंड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना बूस्ट देने में ना काम हो सकता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा इसी को यही बोलते हैं एफटीए, एक तरह से क्या है, ग्लोबल गेट जो है अपने लिए ओपन हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ स्टार्टअप कल्चर तुमको देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टअप कल्चर जो एग्रीकल्चर में आ रहा है, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो है एफिशिएंसी और डेटा बेस्ड काम तुम करोगे, तो ऑब्वियस सा बात है एफिकेसी भी जो है, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। थ्रेट क्या है, तो ग्लोबल हेडविंड्स हो गया, जैसे कि स्लग है तुम्हारा डिमांड में। कंटेम्प्रेरी कंपटीशन है, जैसे कि ब्राजील और अर्जेंटीना में भी ना अब कॉटन अच्छा खासा उगना शुरू हो गया। जैसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है चाइना, वो करीब करीब 28% के आसपास ग्लोबल कॉटन को प्रोड्यूस करता है। इंडिया 22% के आसपास प्रोड्यूस करता है ना। और उसके कंटेम्प्रेरी जो है अब जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना सब जो है उगाना शुरू कर दिया है। तो यूएसए ऑब्वियस सा बात है कहाँ से खरीदेगा। यूएसए के सबसे पास कौन सा है कंट्री, ब्राजील और ये अर्जेंटीना है ना। तो वो इंडिया से क्यों खरीदेगा, है ना। तो कंटेम्प्रेरी कंपटीशन आ रहा है, तो ये एक तरह से थ्रेट हो गया। तो इस तरह से तुमको ना हर टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। जो मतलब 500 टॉपिक्स का लिस्ट अगर आसपास आता है, करंट में देते रहता है, वो ग्रुप में हम शेयर करते ही रहते हैं, तुम लोग देख सकते हो उसको, है ना। अब आते हैं कि आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होता है, कैसे आखिर अप्रोच करना है। तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। जैसे देखो पहले बॉडी देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कभी नहीं आ रहे। बॉडी जो है वही तुम्हारा कंटेंट बनाता है, कंटेंट तुम्हारा वहीं पर चेक होता है कि तुम्हारा बॉडी कितना बढ़िया लिख रहे हो। तो बॉडी को देखो लिखने का तरीका होता है स्टेपल। ये एवरग्रीन टेक्निक है, ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पर हमेशा चले जाएगा। जैसे कि स्टेपल हो गया तुम्हारा सोशल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक, है ना। इसमें क्या क्या डायमेंशन आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहला डायमेंशन जो है आप सोशल में खोल सकते हैं, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी जैसे सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल या फिर
आइडेंटिटी के सिक्योरिटी से भी रिलेटेड होता है। टेक्निकल में क्या क्या जनरली देखो ऐसा ही इशू आएगा, कोई भी चीज आता है तो जैसे मान लो कि डिजिटल इंडिया को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पर एक जैसे मान लो टेक्निकल पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो टेक्निकल पार्ट का इशू क्या है? वही एक्सेसिबिलिटी। हर आदमी के पास अभी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। फोन लगभग लगभग सबके पास आ चुका है, लेकिन स्मार्टफोन अभी भी भारत में सबके पास नहीं है ना? तो वो उसका एक लकूना है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा, एक्सेसिबिलिटी का इशू आएगा, फिर टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज होगा, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम, सब तुम सुनते ही रहते होगे, है ना? और इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारे यहाँ पर बात आ जाता है, ठीक है। अब आता है एडमिन में, तो एडमिन में क्या क्या आएगा, तो डेटा का कलेक्शन सही पे से नहीं है देश में, है ना? ये सब कॉमन इशू है ना, जो तुम आराम से मतलब आंसर में टाप के आंसर बढ़िया लिख सकते हो, है ना? तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जैसे स्टेट और सेंटर लेवल पे कॉपरेशन नहीं है, तो उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन का भी बहुत सारा इशू दिखता है। जैसे जीएसटी में क्लासिक केस था, सेंटर जो तुम्हारा, जैसे झारखंड सरकार भी इल्जाम लगा रही है कि मेरा इतना सारा लाख रुपए, लाख करोड़ बचा हुआ है उसके पास, सेंटर के पास, है ना? न्यूज में पढ़ते रहते हो वो सब, तो वो चीज यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल में, जैसे पॉलिसीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज मतलब मान के चलो कि जो भी तुम्हारे प्रियम्बल में दिया हुआ है ना, जो प्रियम्बल में तुम्हारे क्या क्या दिया हुआ है, तुम्हारा प्रियम्बल में देखा है जो आइडियाज दिया हुआ है, जैसे जस्टिस का बात आइडिया दिया हुआ है, इक्वालिटी का आइडिया दिया हुआ है, फ्रेटर्निटी का बात किया है, इंटेग्रिटी का बात किया है, वो सब सब तुम्हारा क्या चीज का आ जाएगा, वो सब तुम्हारा यही आएगा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आ जाएगा। प्रियम्बल में मतलब जितना चीज दिखा हुआ है ना, एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। लीगल का बात करोगे तो क्या क्या उससे रिलेटेड लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दो अलग अलग चीज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे हो गया तुम्हारे डीपीएसपी में, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तुम्हारा दिया हुआ है, जैसे कि यूसीसी वगैरह भी तुम्हारा दिया, आर्टिकल 44 जो है वो भी तुम्हारा होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से लीगल प्रोसीजर्स उस पर इनिशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सी चीज आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट्स का वर्डिक्ट क्या हुआ है, साथ ही साथ कन्वेंशन, स्पेशली इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे कि मान लो कि अगर वो प्रिजनर्स वॉर का अगर बात किया जाएगा तो जेनेवा कन्वेंशन का बात करते हैं। अगर तुम्हारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई कन्वेंशन आया हुआ है तो उसमें किस चीज का बात करेंगे, उसमें तुम्हारा COP29 अभी बाकू में हुआ है, वैसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होते रहता है हर साल, अगले साल COP30 होगा। तो इस तरह से बहुत सारा पार्टी हमारा होते रहता है। COP16 भी है तुम्हारा, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा कॉन्फ्रेंस होते ही रहता है तुम्हारा, है ना? कि गाली एग्रीमेंट वगैरह सब भी हुआ हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब होता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है अल्टीमेटली उसको भी आप अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं आंसर का, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या आएगा, जनरली देखो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे आता है। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, और तुम्हारा ये एंटरप्रेन्योर का जो रेट है, ये चार फैक्टर होता है बेसिकली, इकोनॉमिक्स का यही चार फैक्टर होता है। तो अभी जो यूपीएससी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है, या जो भी स्टेट में भी तुम्हारा अगर आंसर लिखोगे, तो उसमें तुमको उन फैक्टर्स पे फोकस करना है जो फैक्टर ऑगमेंटिंग दीज फैक्टर्स। जैसे कि मान लो कि लेबर का बात करोगे, तो लेबर को कौन सा फैक्टर ऑगमेंट करेगा, उनका स्किल, रिफॉर्म्स, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स होने वाला है ना? जैसे जनरेशन ऑफ रिफॉर्म पढ़ते हैं ना एलपीजी में, अगर थर्ड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म किसी को नहीं पता है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, तैयारी पूरा कंप्लीट नहीं है ना? तो वही बात है। तो इस तरह से जब तक बढ़िया से मतलब तैयारी नहीं होगा, आंसर बढ़िया नहीं लिखाएगा। लोग वो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर कैसे आंसर करें, तो आंसर तब तक नहीं बढ़िया लिखाएगा जब तक कंटेंट नहीं रहेगा, है ना? फिर दूसरा तुम्हारा इशू क्या क्या आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या आ गया, जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड आ जाएगा, हंगर से रिलेटेड आ जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास कंटेंट अगर होगा, तो वही स्टेपल टेक्निक से तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हेलो। स्वॉट अप्रोच जो बोले हैं, जो ऊपर के हेलो लोग कुछ कह रहे हैं क्या? सर। हाँ, सर ये हम लोग हिस्ट्री का जो अभी आंसर राइटिंग है उसके लिए बता रहे हैं आप ये सब। हिस्ट्री हम के लिए लोग नहीं, जनरल बता रहे हैं, जनरल बता रहे हैं, अच्छा। ओके। ठीक है। तो तुम्हारा स्वॉट अप्रोच हिस्ट्री में जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना? हिस्ट्री में तुम जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया था, तो उसमें सोशल डायमेंशन खोल ही सकते हो, पॉलिटिकल डायमेंशन खोल ही सकते हो, इकोनॉमिक डायमेंशन खोल ही सकते हो, है ना? बहुत सारा क्वेश्चन अभी आया हुआ है उसमें, ठीक है। स्वॉट अप्रोच वही हुआ जो डिस्कस ऊपर किए हैं, तो इंट्रो जो है तुम्हारा ये सारा वही चीज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे मतलब एक एक अब आते हैं इंट्रो पे कि इंट्रो कैसे बनाना। तो देखो तुम्हारा सिलेबस जो है उसका कीवर्ड को प्रिपेयर कर लो। करीब करीब 70-80 टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है ना? उसका लिस्ट हम शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ, है ना? 70-80 टॉपिक का है, उसी पे तुम अपना बना दो। दूसरा वही करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो तुम प्रिपेयर करोगे, है ना? वो चीज यहाँ पर आएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन में ही क्या करते हैं, तो कंक्लूजन जो है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू टेलवर्ड्स, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में इलिस्ट्रेट है, क्रिटिकली एग्जामिन है, उसी के हिसाब से तुम्हारा कंक्लूजन आना चाहिए। बहुत लोग बोलता है कि जनरल कंक्लूजन लिख दो, जनरल कंक्लूजन लिख के मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। जनरल कंक्लूजन लिख के मार्क्स नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, तो क्रिटिकली एग्जामिन हो गया मतलब तुमको पूरा उसका सारा डायमेंशन को कवर करके बताना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मतलब तुम बता रहे हो कि तुम प्रूफ कर दिए हो वो चीज, जो स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोल रहा है, जो क्वेश्चन को कर रहा है उसको तुम प्रूफ कर रहे हो, ठीक है। इलस्ट्रेट का कंक्लूजन कैसे आएगा, जैसे जो भी क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है ना, इलस्ट्रेट हो गया, उसमें कुछ मत करना, चुपचाप से ना उसी का पैसिव फॉर्म में डाल के उसको कर देना। एक्टिव पैसिव फॉर्म इंग्लिश का चीज है,
आता होगा सबको, है ना? इस स्टेज में तो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करके बस इलिस्ट्रेट का कंक्लूजन लिख देते हैं, है ना? और एग्जामिन हो गया, डिस्कस हो गया, इसमें जनरली तुम्हारा कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो भी चलता है, क्योंकि डिस्कस हो गया, एग्जामिन हो गया, उसमें तुम सारा चीज बात कर ही लियो, तो कंक्लूजन क्या देना है उसमें, कंक्लूजन मांगता भी नहीं जनरली, ठीक है। तो उसको अगर मान लो अंदर से तीव्र इच्छा आता है कि नहीं मैंने को कंक्लूजन लिखना ही है, तो बस 10 और देयरफॉर करके वही स्टेटमेंट ऊपर जो है उसी को फिर पैसिव फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर का अप्रोच होता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत? जनरली यही है, सर ठीक है। हम हाँ, बोलो। सर हम लोग 2026 बैच है, हमको कुछ ज्यादा एडवांस लग रहा है ये सब आप जो बता रहे हैं। नहीं, एडवांस तो लगेगा ही ना, अभी से बता देना ना कि कैसे मतलब शुरू होगा तुम्हारा। इसी तरह से तुमको आगे पढ़ोगे भी तो इसी अच्छा। तरह से पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर सिंगल डायमेंशन ही आंसर लिखते रहोगे, सर ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। जैसे पॉइंट वाइज अगर लिखना है, मान लीजिए 1 2 3 करके दे सकते हैं ना? ये क्या सवाल हुआ, फिर से पूछो। नहीं, जैसे पॉइंट लिख रहे हैं, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, और फिर उसको मेरे, क्योंकि आंसर में आप कट किए हुए थे, तो वो 1 2 3 गलत है या फिर वो क्या है? कैसे फिर नहीं नहीं, पॉइंट वो लिखे? लिखने का तरीका गलत है, हम बताते हैं, वो बता देंगे, वो गलत है तुम्हारा लिखने का तरीका, जो पेपर तुम सबमिट किया ना पेपर ही तरीका है गलत है लिखने का, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो बहुत ही बचकाना लग रहा था, ठीक है। अच्छा। यूपीएससी का जो आंसर होता है ना, जनरली देखो ये कॉलोनियल पैटर्न पे ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है ना, जो भी कमीशन होता है वो, तो एक ना ऐसे लिखता है, जैसे फॉरेन में जो यूनिवर्सिटी सब में जो आंसर लिखते हैं, दैट इज नॉट आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं होता है वो ऐसे ही होता है ना? तो उसी पैटर्न को हम लोग को फॉलो करना है यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी के साथ वो चीज को डील करना होता है। वो जो 1 2 3 4 5 ABCD करके ना, वो बड़ा बचकाना लगता है वो, है ना? जहां पर फोकस करना है ना, उसको बस नंबर देते हैं, हर पॉइंट को नंबर देना शुरू कर दिया तब तो हो गया, है ना? पता चलेगा 15 16 नंबर दे दिए, उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब यही अप्रोच के बेसिस पे जो टेस्ट हुआ था, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। ये ना, तो देखो अब देखो, जैसे यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ है, जस्टिफाई लिखा हुआ है, ठीक है। जस्टिफाई लिखा हुआ है, इसका टेलवर्ड क्या है, जस्टिफाई है, तो इस हिसाब से तुमको कंक्लूजन डालना पड़ेगा, अभी पहले ही दिमाग में बना लो, टेलवर्ड को देखो और समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है अर्बन इन नेचर था, अर्बन इन नेचर था। यहाँ पर बहुत लोग पॉइंट में डाल के लिखा हुआ है अपने आंसर में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कब से अर्बन नेचर हो गया? एग्रीकल्चर कब से अर्बन नेचर हो गया? एग्रीकल्चर सरप्लस होना वो अर्बनाइजेशन का पहला स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं रहेगा तो तुम फिर इंडस्ट्री कैसे लगाओगे, तुम फिर ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे करोगे, टर्शियरी सेक्टर कैसे डेवलप होगा? एग्रीकल्चर सरप्लस जो है वो अर्बनाइजेशन का पहला कंडीशन है। एग्रीकल्चर डायरेक्ट लिख देना एक गलत बात है, जो भी एग्रीकल्चर आप लिखा अपना, बहुत लोग अपने आंसर में लिखा हुआ है, उसको उसको सारे आंसर को हम काटे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तुमको बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है क्या था, अर्बन नेचर का था। तो कुछ नहीं करना था तुमको, जो तुम लोग को बताया हुआ है, जो भी मतलब इंडाओ बैच में है उनको तो साफ साफ बताया हुआ है अर्बनाइजेशन किस तरह से दिखता रहा। साउथ एशिया का तुम्हारा क्या था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, ये चीज था। इसी को तुमको अपने इंट्रोडक्शन में डाल देना था चुपचाप से, ठीक है। और ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, जो बोले ना 70 80 टॉपिक है, जिसको मतलब यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, वो 70 80 टॉपिक पे तुमको रेडीमेड इंट्रोडक्शन अपना बना के लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो फिर बॉडी में फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, वही अर्बन प्लानिंग आ जाएगा, स्ट्रीट से रिलेटेड आ जाएगा, हाउसेज है जैसे 2 स्टेरी था, बर्न्ड ब्रिक थे जिनका, इवन रेगुलर बर्न्ट ब्रिक तुम डालना, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक तो बहुत लोग यूज करता था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यूज करता था, लेकिन हड़प्पन जो लोग जो थे वो लोग रेगुलर थे। एक रेशियो था ना उनका, क्या रेशियो था हड़प्पन के बर्न्ट ब्रिक्स का, क्या रेशियो था? 4:3:1 सर। वेरी गुड, ठीक है। ये बताया हुआ है क्लास में, तो बताना ही चाहिए, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल के लिए वहां पर देखो डस्टबिन का भी प्रोविजन था, जैसे हर हर स्ट्रीट में ना, हर स्ट्रीट के जो एंड में था ना, वहां पर तुम्हारे इस तरह से डस्टबिन बना के था, ठीक है। उसको यहाँ पर डाल सकते हो। पब्लिक सप्लाई था तुम्हारा, वाटर सप्लाई था वहाँ पर, पब्लिक वेल के थ्रू जो है सप्लाई का एक बढ़िया सिस्टम तैयार करके रखा था, ड्रेनेज और सैनिटेशन का वहाँ भी वहाँ सिस्टम था, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखो फिर यहीं पर तुमको क्या करना है, यहाँ पर एक तरह से जस्टिफाई करने बोला, मतलब एक तरह से तुमको बोला है कि भैया ये तुमको यू नीड टू प्रूव, ठीक है। तो दीज ऑल अर्बन फीचर्स मेड हड़प्पन सिविलाइजेशन एज अर्बन सिविलाइजेशन, खत्म बात, ठीक है। ये करके एंड करना था। उसके बाद देखो हमेशा कीवर्ड पकड़ो, जैसे यहाँ का कीवर्ड क्या था, यहाँ का कीवर्ड था अर्बन, तो मतलब अर्बन के ही आसपास जो है आपको अपना आंसर बुनना है, ठीक है। यही है तुम्हारा आत्मा, क्वेश्चन का आत्मा यही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो सब लोग लिख लेगा, लेकिन जो आत्मा पे फोकस करेगा ना, उसी को स्वर्ग मिलेगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर फिर, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, टाउन प्लानिंग का बात आ रही है, तो डिस्कस आ रहा है, तो इसमें ऐसे तो कंक्लूजन डालो तो भी ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है। तो वही आईबीसी का जो ऊपर का इंट्रोडक्शन था फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाला, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, तो बॉडी में तुम्हारा ग्रिड पैटर्न आ जाएगा। ग्रिड पैटर्न यही था तुम्हारा। स्ट्रीट्स कैसे थे, वाइड एंड स्ट्रेट थे, पेव्ड बाय बर्न्ड ब्रिक्स थे। स्मॉल स्ट्रीट कैसा था, 90 डिग्री पे कट मारता था। ठीक है। ड्रेनेज कैसा था, वेल ड्रेनेज सिस्टम था। क्लीनिंग के लिए क्या करता था, लूज ब्रिक्स या फिर लाइमस्टोन को यूज करके रखता था कि उठा के वो उसको साफ सफाई भी कर सके। ठीक है। बिल्डिंग्स जो थे तुम्हारे वुड के भी थे, ब्रिक्स के भी थे। डिविजन इसी था, एक अमीरों के लिए था, एक कंगलों के लिए था। अमीर सिटाडेल में रखते थे, लोअर टाउन में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, वैसे ही बोल रहे थे। सिटाडेल और लोअर टाउन दो जगह बंटा हुआ था। वाटर सप्लाई अच्छा था। वाटर डिस्पोजेबल, मतलब एक तरह से सीवेज वाटर, सॉरी, सीवेज वाटर डिस्पोजेबल का कंसेप्ट था वहाँ पर। नाइट वॉच का भी कंसेप्ट था वहाँ पर ना। वॉच एंड वार्ड अरेंजमेंट हुआ करता था, जहाँ पर रात में ना देखा जाता था कि कोई आगे उत्पात नहीं मचाए, लॉ ब्रेकर्स को एक तरह से अवॉइड, कीप आउट रखने के लिए। ठीक है। तो लॉ ब्रेकर के लिए तो ये नाइट वॉच वाला पॉइंट था। ये बहुत लोग के आंसर में मिसिंग था। ठीक है। एक ही के आंसर, एक ही की कॉपी में मेरे को ये आंसर मिला। एक ही के आंसर में मेरे को ये मिला पॉइंट। ठीक है। ये देखो, ये वही डायरेक्ट हो गया, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। अर्ली वैदिक पीरियड, लोअर लेटर वैदिक पीरियड में टाइमलाइन बताना है, सोसाइटी बताना है। सोसाइटी में बताने के लिए कहाँ से घुसोगे, वुमेन के स्टेटस में जाओगे, कास्ट वर्सेस वर्ण वाला कंसेप्ट आ जाएगा, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटी कैसा था, कल्चर था, तो रिलीजन में कहाँ था। तो जैसे अर्ली में तुम्हारे इंद्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, फिर लेटर में आके तुम्हारे वही फिर जो त्रिदेव हो गए उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। इस तरह से करके आप चुपचाप से इसको करना था। ठीक है। ये आंसर संदर्भ में सबको अच्छा लिखा है। ठीक है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखने में बहुत लोग मतलब 3-5 कर दिए हो। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका आर्किटेक्चरल एविडेंस है अपने पास, लेकिन कोई लिटरली एविडेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि बड़े बड़ी बिल्डिंग्स को भी तो मेरे को दिख रही है, लेकिन वहां पर लिखा क्या है, वो लोग क्या बात करते थे, किस तरह से क्लिंटन बोलते थे कि क्या बोलते थे, है ना। तो वो चीज इसलिए है क्योंकि उनको अभी तक डिसाइफर हम नहीं कर पाए। लेकिन उसका पैटर्न जो था क्या था, बोस्टोफेडन था। कितना लोग को याद है बोस्टोफेडन क्या होता है, बोस्टोफेडन क्या होता है। यस सर, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट लिखना ठीक है, था। ठीक है। बोस्टोफेडन था। ये चीज अपने को बस अपने अपने को डिसाइफर के नाम पर हम लोग यही किए हुए हैं। वो लोग बोलता क्या था, कैसे क्या लिखता था, क्या करता था, नहीं करता था, वो अपने को नहीं पता है। ठीक है। तो वही बात है कि ये सस्टेन क्यों कर गए, सस्टेन इसीलिए कर गए क्योंकि आर्किटेक्चरल एविडेंस जो है वो सस्टेन कर सकता है। ठीक है। अब वैदिक सिविलाइजेशन पे आओ, तो वैदिक सिविलाइजेशन का क्या है, कुछ आर्किटेक्चरल एविडेंस नहीं मिला है। क्यों, ये सस्टेन क्यों कर गया, क्योंकि वही ब्रिक्स वगैरह यूज किया था, अर्बन नेचर था, है ना। इनका नेचर कैसा था वैदिक सिविलाइजेशन का, वैदिक सिविलाइजेशन का नेचर था रूरल। ठीक है। साथ ही साथ वहां पर सिर्फ तुम्हारा आर्किटेक्चरल उसका था नहीं, क्योंकि वुड वुड का ज्यादा यूज वो लोग करते थे। गांव वगैरह में फूस फूस का हार्ट वाइट सब, हट हट वाट सब यूज करते होंगे, तो कहाँ से मिलेगा वो। लेकिन इनका लिटरेरी सोर्सेस क्यों सरवाइव कर गया, क्योंकि जो भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता था वो दो मेथड से होता था, एसएनएस। एसएनएस मतलब क्या, वैदिक सिविलाइजेशन में नॉलेज कैसे ट्रांसफर करता था एक दूसरे को, श्रुति श्रुति एंड और स्मृति। श्रुति स्मृति। और स्मृति से। जब ये तुम लोग को पता था बाबू लोग, तो तुम लोग अपने आंसर में क्यों नहीं लिखे। ठीक है। ये तो क्लास में बताया हुआ भी था। ठीक है। उसके बाद आओ तुम यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं था, सेकंड फेज था तुम्हारा, इसमें यही था कि तुम्हारा टोटल 16 महाजनपद का जो राइज हुआ था, है ना। तो कैसे उनका राइज हुआ था, तो वही बात है, एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया तो क्या हो गया, वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में शिफ्ट कर गया। इंपॉर्टेंट सेंटर डेवलप हो गया, जैसे कि तुम्हारा इकोनॉमी में, जैसे कि तुम्हारा अर्बन डेवलपमेंट वगैरह शुरू हो गया था। एजुकेशन के नाम पे तकसीला नाम का तुम्हारा सेंटर वहां पर डेवलप होना वगैरह शुरू हो गया था। ठीक है। स्पिरिचुअल मूवमेंट्स भी वहां पर शुरू हो गया था। गांव में कभी सुनते हो कि स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू हुआ है, गांव में स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा शहर में जब पेट जब भर जाता है ना, बोलते हैं ना, पेट जब भरन होए भजन, पेट जब तक भरा नहीं तब तक भजन नहीं होता है। ठीक है। तो जनपद के समय क्या था, एक तरह तुम्हारी इकोनॉमी राइज हो चुका था, अर्बनाइजेशन वगैरह हो चुका था। तो फिर तब तुम्हारा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू हुआ था, क्योंकि तब लोगों के पास पैसा आ गया था। तो पैसा आ गया था तो दो बेसिस पे वो लोग मांगना शुरू किया था। जो ही जो बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि दो ही के बेसिस पे, इकोनॉमिक के बेसिस पे। पहला तो इकोनॉमिक के बेसिस पे, जो कि गरीब लोग थे उनको लग रहा था कि भैया मेरे को उतना इज्जत नहीं मेरा सोसाइटी में, तो सुपर सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, अल्टरनेटिव के रूप में चला गया कहाँ पर, बुद्धिज्म जैनिज्म पे। दूसरा था, दूसरा लोग था जो पैसा कमा चुका था, ट्रेडर कम्युनिटी से जैन लोग। उनको लगा कि देखो भैया मेरे पास पैसा है, लेकिन फिर भी मेरे को इज्जत नहीं दे रहे हो तुम, क्यों। तो फिर एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करके वो लोग चला गया कहाँ पर, बुद्धिज्म जैनिज्म में चला गया। ठीक है। तो स्पिरिचुअल मूवमेंट को दिखा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाउन डेवलप हुए थे, जैसे तुम्हारा काशी, काशी बहुत इंपॉर्टेंट टाउन में डेवलप हो गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र तुम्हारा इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभर रहा था। पॉलिटिक वाइज की भी बात करोगे तो कैसा था, राइज ऑफ सेंट्रल पॉलिटी, राजा ही तुम्हारा राजा होगा, मतलब पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेके रखा हुआ था, है ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेके रखा हुआ था। पॉलिटी क्या कैसा हो गया, राइज ऑफ सेंट्रल पॉलिटी। ठीक है। तो अर्बन का नेचर होता है ये, कि एक आदमी होगा जो बैठ के ऊपर से राज करेगा, और नीचे मतलब उसके सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट होते थे, किंग के वक्त सब्जेक्ट होते थे, और
डेमोक्रेसी आ गया तो सिटीजन आ गया, तो ये भी तो नेचर है तुम्हारा। सेंट्रल पॉलिटी आज भी देखो, सबको सेंटर में ही सबको सत्ता चाहिए। स्टेट के लिए तो चलो ठीक है, नॉर्मल पार्टी लोग लड़ता है। सर दो मेजर पार्टी की स्थिति आती है, दो तीन मेजर पार्टी, जितना भी तुम्हारा नेशनल पार्टी है, क्या को लड़ रहा है? सेंटर के सीट के लिए लड़ रहा है ना। तो वो चीज तुम्हारे यहाँ पर आ जाता है। ये देखो, ये बहुत ही, ये भी लॉटरी क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना है। गुप्ता का जो था, नवरत्न थे, उनका साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन था, लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था, नवरत्न के अलावा भी था। जैसे तुम्हारे डांडिन थे। डांडिन क्या लिखे थे? डांडिन क्या लिखे थे? दस कुमार चरितम। ठीक है, लेकिन डांडिन किस में नहीं थे? तुम्हारे नवरत्न में नहीं थे, तो वही उनका सारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद आर्ट में क्या आ जाएगा? उनका पेंटिंग वगैरह आ जाएगा, केव में आ जाएगा। किस केव में गुप्ता लोग काम किया था? अजंता में, केलोर में। अजंता। अजंता। ठीक है, ठीक है, very good। और टेम्पल के बेसिस पे जब बात करोगे, तो नगर स्टाइल का भी टेम्पल का डेवलपमेंट उन लोग के टाइम पे हुआ था। वो लोग बहुत बढ़िया से मतलब टेम्पल वगैरह कर रहा था, स्पेशली वैष्णव टेम्पल, वैष्णविज्म की तरफ ना ये लोग का झुकाव ज्यादा था। तो बहुत सारा मतलब तुम्हारे टेम्पल है, जैसे तुम वो डाल सकते हो, देवगढ़ का जो विष्णु टेम्पल है, बहुत बढ़िया टेम्पल है। वारा अवतार का भी टेम्पल सब तुमको दिखने को मिल जाता है। तो बहुत सारा मतलब एक तरह से हिंदुइज्म में कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। ठीक है, तो रिलीजन वाला भी एंगल इसमें आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, म्यूजिक भी लिख सकते हैं हम। क्या चीज? म्यूजिक। हाँ डालो ना, म्यूजिक वैसे सब डालो ना, आर्ट में सब आ जाएगा। ठीक है, मतलब बात है कि 150 वर्ड में कितना लिखोगे, बात ये भी तो है ना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर बाबू कुछ नहीं है। बस काउंटर रिवॉल्यूशन से तुम लोग को देखो, यहाँ पर जब भी कीवर्ड तुमको मिले ना, और क्रिटिकल एग्जाम में देखो, तो वहां पर कीवर्ड को पकड़ने का कोशिश करना, वही तुम्हारा इंट्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम लिख दियो बुद्धिज्म और जैनिज्म का इंट्रोडक्शन लिख दियो, क्यों लिखे हो? काउंटर रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? काउंटर रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवर्सिंग द ट्रेंड। ठीक है, तो कैसे रिवर्स ट्रेंड किया था? तो इंट्रोडक्शन डालो वो कि क्यों था, क्या हो रहा था, तो वहीं पर आएगा तुम्हारा क्या, कि हिंदुइज्म जो नेगेटिव था, उसी को सीढ़ी बनाकर बुद्धिज्म और जैनिज्म ऊपर चढ़े थे। तो क्या क्या हिंदुइज्म का नेगेटिव था? तो कर्मकांड था, एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह हो रहा था, सोशल मोबिलिटी नहीं था। वही तुम्हारा इकोनॉमी के बेसिस पे, या फिर तुम्हारा दो रीजन था, एक इकोनॉमी के बेसिस पे, दूसरा तुम्हारे स्टेटस के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे हमारा जो है सोशल में। ये तीन मेजर फैक्टर था। उसके बाद भी बहुत सारा फैक्टर है, तुम आदि कर सकते हो। मतलब इसमें 5 फैक्टर तक जा सकते हो, है ना, क्योंकि 150 वर्ड का ही क्वेश्चन है। वही 250 वर्ड का रहता तो इसको तुम, इसमें तुम आठ आठ पॉइंट तक चले जाते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट तो लिखाया ही हूँ मैं क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो काउंटर के वही, इसी काउंटर तुम्हारा बुद्धिज्म जैनिज्म है, वो उसका राइज का बता लास्ट में प्रूव कर देना। हिंस जो तुम प्रूफ दे रहे हो, क्योंकि क्रिटिकल एग्जाम है ना, तो एक तरह से स्टेटमेंट को प्रूव करोगे कि हाँ सही में ये काउंटर रिवोल्यूशन था। ये सब एलिमेंट्स को क्योंकि हम देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि काउंटर रिवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है गुप्ता और वाकाटका का अंपायर का आ जाता है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, चुपचाप से देखो। अगर 150 वर्ड का अगर क्वेश्चन रहता, तो टाइमलाइन, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, इसी के बेसिस पे जो है तुम यहाँ पर गुप्ता और वाकाटका का टेबल खींच देते। लेकिन क्योंकि ये 250 वर्ड का है, तो क्योंकि हम लोग को भाजना है ना, बड़ा बड़ा चीज लिखना है, तो इसलिए गुप्ता का पहले टाइमलाइन दोगे, उसका पॉलिटिक्स दोगे, उसका इकोनॉमी दोगे, फिर उसका कल्चर दोगे, फिर वाकाटका का भी वही सेम एज इट इज यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, ये किताब में है, करवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, ये क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन, ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया था तुम्हारे वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, ये हम लोग ट्रेडिशनल सोर्सेज में नहीं पढ़ते हैं, मतलब हल्का हल्का पढ़ते हैं, थोड़ा डीप में भी जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चोलन टेम्पल जो था, वो टेम्पल सेंटर्ड इकोनॉमी कैसे बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग सब कुछ लिख दिए हो कि ये भी था, वो भी था। ऐसा नहीं करना था, खाली इकोनॉमी पे ही फोकस करना था। ठीक है, तो कैसे होगा? तो टेम्पल तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया था? क्योंकि लैंड उनके पास था उस टाइम पे। एग्रीकल्चर जो था वही इकोनॉमी का मेजर सोर्स हुआ करता था, है ना। तो लैंड जितना ज्यादा होगा, टेम्पल उतना ज्यादा अमीर होगा। इसलिए राजा लोग लैंड के नहीं आपस में झगड़ा करता था ज्यादा से ज्यादा, है ना। और लैंड ग्रांट्स होता था, जिसको क्या बोलते थे, ब्रह्मदेव बोलते थे। किंग किंग लोग बहुत ज्यादा ब्रह्मदेव करता था। टेम्पल में डोनेशन वगैरह भी बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, इतना ही नहीं होता था, टेम्पल जो है ना बैंक के भी रूप में काम करता था, मर्चेंट्स लोग को ना लोन वगैरह भी देता था। ठीक है, साथ ही साथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी चलता था। वेलफेयरिज्म अभी अब इकोनॉमिक्स का पार्ट हो चुका है, क्योंकि अब जो सोसाइटी है पूरा मूव किसके तरफ कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलफेयरिज्म भी था। कैसे? वहां पर फ्री मील होता था, जिसको लंगर वगैरह भी बोलते हैं, फ्री मील्स वगैरह होता था। फिर तुम्हारा वहां पर जो है ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होता था। कैसे? क्योंकि वहां पर तुम्हारा क्या चलता था, गुरुकुल चलता था, लाइब्रेरीज वगैरह चलता था, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक तरह से तुम्हारा स्किल्ड लेबर क्रिएट करने का बात कर रहा है। ठीक है, क्राफ्ट्स के कैसे डेवलपमेंट होता था? क्योंकि तुम्हारे आइडल्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि टेम्पल के चलते ही तुम्हारा धर्म का स्थापना हुआ है ना। धर्म जितने लोग धार्मिक होगा उतना ज्यादा खरीदेगा। जैसे तुम कैसे जाते हो, कहीं भी जाते हो, बड़े बड़े शहर में जाते हो, जहाँ पर बड़ा बड़ा मंदिर में जाते हो, तो वहां से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हो कि नहीं लाते हो? कि हाँ ठीक है, महाकाल गए तो वहां से ओम ओम का कुछ माला ले लिए, रुद्राक्ष का माला ले लिए, है ना। तो एक तरह से आइडल्स वगैरह जो था, ब्रॉन्ज आइडल का था, वो टेक्निक वहां पर डेवलप हुआ था। ठीक है, उसका फेमस तुम्हारा आइडल है जिसका नाम है नटराज। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल तुम यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद क्योंकि देखो एक चीज देखो, वहां पर इनोवेशन का ही एक पॉइंट है। ठीक है, इरिगेशन भी ना टेम्पल से होता था, इसलिए टेम्पल में पता है, तुम साउथ का जितना टेम्पल देखोगे ना, मतलब द्रविड़न वाला, वहां पर जनरली टैंक का कल्चर है।
टैंक का कल्चर ये है कि वहां पर लोग पहले तो होता था जाके डुबकी मारा, उसके बाद जाके भगवान का दर्शन करता था। साथ ही साथ उसी टैंक से ना इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये चीज था तुम्हारे टेम्पल कैसे एक इकोनॉमी को रन करता था। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कंप्लीट आंसर यहाँ पर। हाफ अभी हाफ हुआ है, अब दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि क्या क्या उनका आर्किटेक्चरल इनोवेशन था। तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या था, वो लोग स्टोन को यूज किया ब्रिक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्टोन की जो थी क्या थी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज किया, जैसे क्वारिंग और ट्रांसपोर्टेशन किया। जैसे तुम देखोगे अगर टेम्पल तो ऊपर एक गोल सा तुम्हारा पड़ा हुआ है, बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। तो ये सब एक तरह से टेम्पल इस पे अलग से कुछ फिक्स नहीं किया, बस जाके ना इसको इस पे चढ़ा दिया। यहाँ पर तुम टेम्पल ऐसे देखोगे ना, जैसे उनका टेम्पल कैसा होता है, इस तरह का विमान स्ट्रक्चर होता है ना, विमान के ऊपर इस तरह से तुम्हारा किया रहता है। ठीक है, तो वो चीज होता है तुम्हारा। डिजाइन और सिमेट्री की भी बात करो तो विमान स्ट्रक्चर किया था, जैसे अपने यहाँ कैसे होता है, द्रविडियन टेम्पल में कैसे होता है, ऐसे शिखर होता है। लेकिन साउथ के टेम्पल में जाकर देखो तो ऐसे होता है। ठीक है, और यहीं पर भी तुम्हारे यहाँ पर भी कुछ कुछ छोटे 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 आइडल लेते हैं, तो वो देखोगे ना तो एकदम सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब हुआ कि अगर किसी भी बॉडी को अगर तुम काटते हो, इस बॉडी और इस बॉडी में कोई अगर अंतर नहीं दिखता है, तो दैट इज सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो वो तुम्हारा विमान स्ट्रक्चर जो था, ये भी पूरा तुम्हारा क्या था, डिजाइन और सिमेट्री था। सिंबोलिज्म की भी बात कर लो तो देखो, 9 नंबर का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हिंदुइज्म में। कोई भी चीज शुरुआत और अंत ना 9 से ही होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है जितना भी मैक्सिमम जोड़ोगे, जैसे 2 7 हो गया, उसको जोड़ोगे, 3 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 होगा, है ना। इसीलिए मैक्सिमम जो है तुम्हारा जोड़ जो था 9 होता है। 9 का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। बृहदेश्वर टेम्पल में तुम जाके देखोगे तो वहां पर पिलर मंडपम कितना है, 9। नंदीज कितना है, 1008। 1008 में 1 और 8 को जोड़ो क्या होता है, 9। ठीक है, शिवलिंगम कितने हैं, 252। 252 को जोड़ोगे तो क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो वो 9 को भी ना सिंबलाइज करता है। ठीक है, जनरली एक चीज और बोला जाता है, जैसे कि एक कंसेप्ट होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी होता है, पामिस्ट्री होता है, वैसे ये होता है ना तुम्हारा न्यूरोलॉजी होता है। तो न्यूरोलॉजी में बोला जाता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है जिसका 9 18 27 इसमें अगर जन्म देता है ना, तो वो लोग बहुत मतलब फिट फिट टाइप का चीज रहता है। ठीक है, 9 नंबर का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तुम्हारी न्यूरोलॉजी में भी। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर ये था। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये तो एकदम लॉटरी क्वेश्चन था कि क्या क्या सिमिलरिटीज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में डिसिमिलरिटी है। ठीक है? ये तुम्हारा पूरा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन था। तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? सर ज्यादा जैसे पॉइंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग का जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर उसमें थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वर्ड चला आवाज जा रहा है। आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारा, आवाज क्लियर नहीं है, टेक्स्ट कर देना मेरे को। ठीक है, ओके ओके। आवाज तुम्हारा कट के आ रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर चलो तो फिर एंड करते हैं, है ना। थैंक यू।